Hello sir, my name is Naman Gandhi and I'm CEO and co-founder of Tecton Automotive Private Limited. तो सर ये थी मेरी पिच डेक और ये रहा मेरा आइडिया। इम्प्रेसिव आइडिया तो काफी अच्छा है। तो अब आप ये बताइए कि आप अभी किस स्टेज के ऊपर हैं, मतलब कितने कस्टमर्स हैं आपके? सर अभी हम थैंक यू सर, लेकिन अभी हम POC स्टेज पर हैं। अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, प्रोटोटाइप अभी रेडी नहीं हुआ है। अच्छा एक मिनट। हेलो, हाँ मेरे भाई, ऐसा है ना, अगली बार ऐसे लोग अंदर भेजे ना तेरी नौकरी खा जाऊंगा, समझा? सॉरी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बस सर समझ गया, काफी समझदार हो। अरे बोरिया बिस्तर बांध रहे, कुछ नहीं मिलने का यहाँ पे। और सुन, ये अपनी रद्दी भी लेके जा। अपने स्टार्टअप की पहली फंडिंग उठाने के लिए ना जाने आप कितना हसल कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने VCs के पास और एंजल इन्वेस्टर्स के पास आप गए हुए हैं पैसा मांगने के लिए, लेकिन उनसे आपको पैसे के बदले मिलता है सिर्फ ज्ञान, क्योंकि आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है और आपके अंदर कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता है। लेकिन देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग सरकार देगी। कितना? 50 लाख रुपए तक का। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि गवर्नमेंट्स की कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो आपको आपके मदद कर सकती है पहला सीड फंड उठाने के लिए। एंड ये सारी की सारी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे आपको ये फंड उठाने हैं और कैसे इनमें अप्लाई करना है। तो मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड co-founder ऑफ टेक्यॉन। अब मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, टेक्यॉन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं फ्यूचर मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड देखिए यार, एक ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, तो मुझे यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारा पैसा चाहिए था। एंड इसके लिए मैंने काफ़ी जगह पिचेस भी किए और ग्रांट रेज भी किए, एंड मुझको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये तक का ग्रांट मिल पाया। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भी 2 लाख रुपये चिल्लर छोटा है, क्योंकि मुझको एटलीस्ट 10 लाख रुपये चाहिए इसके लिए प्रोटोटाइप बनाने तक के लिए। तो मैंने एक नया रास्ता अपनाया, मैंने गवर्नमेंट के पास गया। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स के अंदर मैंने अप्लाई किया है जिसकी वजह से मेरे को जो अभी फंडिंग मिलने के चांसेस है वो 80% बढ़ चुके हैं। एंड वो स्कीम्स हैं SISF, यानी कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, निधि प्रयास, निधि EIS और टाइड, और ऐसी कई सारी और भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं एंड उसके लिए आपको एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चाहिए, तो ये फंड बेसिकली प्रोटोटाइपिक डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है। अब इन ग्रांट्स को पाने के लिए आपको कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये ग्रांट आसानी से मिल सकते हैं। एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे एंड वहाँ पे सारे के सारे क्राइटेरियाज पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बेसिक आपको 3 ऐसे क्राइटेरिया बता देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहला, सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर। अब देखिए यार, इनकी साइट पे लिखा हुआ है कि LLP भी चल जाएगा, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इंक्यूबेटर्स होते हैं और जो भी आपको पैसा देंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो भी आपको पैसा देंगे ना, उनका एक सीधा फंडा है, वो ये बोलते हैं कि LLP के हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता, तो आप इसको प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर ही रजिस्टर करवा दीजिए। तो अगर आपकी कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है LLP है, तो उसको मैं बोलूँगा कन्वर्ट करवा दीजिए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। अब सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है कि आपके पास स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, यानी आपके पास एक नंबर होगा DPIIT का। ये सर्टिफिकेट मैंने आपको शो कर दिया है, इसके ऊपर जो ये बॉक्स के अंदर नंबर दिख रहा है ये DPIIT नंबर है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे DPIIN नंबर लिखा होता है, लेकिन इसको DPIIT नंबर भी बोलते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको इन फंड्स के अंदर अप्लाई करना है। तो मैं अगेन मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार है, तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करके पता लगा लीजिए कि कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है। एंड सबसे बढ़िया तो इनकी वेबसाइट पर चले जाइए, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक बता दीजिए जो आपको रख के चलनी है। पहला, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख के चलना, देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, उनको लेके चलो, काफ़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा आ जाता है कि जो आपका आइडिया है वो काफ़ी अच्छे से आपको शो करना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार आपको वो हटा भी देते हैं। अब तीसरा एलिजिबिलिटी आ जाता है, वो थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि मास ऑडियंस को इम्पैक्ट करता हो। एंड दूसरा, आप एटलीस्ट POC स्टेज के ऊपर होने चाहिए। अगर आप POC स्टेज पे कंप्लीटेड नहीं है तो एटलीस्ट मिडिल में तो होने ही चाहिए, ताकि आप इनके पास कुछ जाके दिखा सको कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सिर्फ आइडिया ले जाने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, थोड़ी सी वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। एंड हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पैसा भी डालना पड़ सकता है। अब सबसे पहले ये समझ लेते कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है। तो देखो यार, हर साल गवर्नमेंट एक बजट बनाते टाइम पे स्टार्टअप के लिए अलग
से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पूल बाहर निकाल देती है एंड ये पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स के अंदर। एंड ये वो इंक्यूबेटर्स होते हैं जो ऑलरेडी स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और इनके साथ में जुड़े होते हैं। अब मान के चलते हैं, अब ऐसा ये सब यानी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जब एप्लीकेशन के 6th पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको कई सारे इंक्यूबेटर्स मिल जाएंगे। तो आपको उन इंक्यूबेटर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, अपनी 3 प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है, तभी आप जाके इन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो सबमिट होने के बाद में इन्हीं के पास जाती है रिव्यू होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी, ये इंक्यूबेटर्स आपको पैसा देंगे एंड उसके लिए आपको इनके अंदर इंक्यूबेट होना पड़ता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल रहता नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है, जो पैसा होता है गवर्नमेंट इनको ऑलरेडी दे चुकी होती है इंक्यूबेटर्स को। अब जब आप इनके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं एंड जो वो स्टार्टअप जो इन इंक्यूबेटर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्यूबेटेड होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको ये फंड मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इन इंक्यूबेटर्स के साथ में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इनको अपना पोटेंशियल दिखा के रखा हुआ है इन्होंने एंड साथ ही साथ इनकी जो इनकी ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अब देखो यार, ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो इंक्यूबेटर्स की मेन प्रायोरिटी होगी उनके ऑलरेडी इंक्यूबिटीज़ होंगे, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। उनको भी चाहिए कि यार और से ज़्यादा लोग हमारे पास आए, तो उनको नंबर भी दिखाना है। यहाँ पे सेम कॉलेज वाला मामला है कि उनको प्लेसमेंट नंबर्स दिखाने हैं, तो इंक्यूबेटर यहाँ पे स्टार्टअप्स की फंडिंग दिखाती है कि हमारे थ्रू इनको इतना फंड मिल चुका है, तभी तो ये इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स पैसा कमा पाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, तो देखो यार, SISF या फिर किसी भी ऐसी ग्रांट्स के अंदर अप्लाई करने से पहले आपको वो नंबर्स ढूंढने, वो इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स ढूंढने जो आपके आसपास हो और वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हुए और रिकॉग्नाइज्ड भी होने चाहिए। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ से, तो ये आपको SISF के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म के 6th के पेज के ऊपर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से एंड वो इंक्यूबेटर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपके फील्ड के अंदर, जिनको वो ज़्यादा एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ना 2 टाइप के इंक्यूबेटर्स आ जाते हैं। एक वो इंक्यूबेटर जो कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी को फोकस करते हैं, वो इंक्यूबेटर जो सिर्फ नॉर्मल टेक्नोलॉजी को फोकस करते हैं। तो आप ये मिसमैच कर लीजिए, देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, वहाँ पे आप जाके उनसे मिलिए, पर्सनली जाके बात करिए, उनको अपनी बातें बताइए, उनके अंदर इंक्यूबेट हो जाइए एंड 2 से 3 महीने तक उनके साथ में काम कीजिए, उनको अपना पोटेंशियल दिखाइए, उनके साथ अपनी ट्यूनिंग सेट कीजिए। बस फिर आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 3 से 4 महीने के बाद जब आप SISF के अंदर अप्लाई करेंगे, 45 डेज़ का टाइम होता है, आपको पैसा मिल जाएगा। काफ़ी हाई चांसेस है, 90 to 95% है, अगर आपके अंदर उनको पोटेंशियल ग्रोथ दिखती है। तो बेटा अब आता है मेन सवाल, आखिर पैसा मिलेगा कितना। तो देखो यार, सिंपल है, सिंपल सा मैथ है। SISF टोटल ग्रांट जो निकालती है वो निकालती है 50 लाख रुपए तक का, लेकिन आपको 50 लाख पूरा नहीं मिलेगा। तो इसमें चक्कर ये होता है 20 लाख रुपए होता है ग्रांट का, यानी अगर आपको ग्रांट मनी चाहिए प्रोटोटाइपिंग डेवलपमेंट के लिए या फिर POC डेवलपमेंट के लिए, तो आपको 20 लाख रुपए तक मिल सकता है। 20 लाख रुपए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स आपको इतना पैसा नहीं देते हैं, तो आपको 10 से 12 लाख रुपए तक तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको 20 लाख से ऊपर जाना है तो आपको ग्रांट मनी नहीं मिलेगा, आपको मिलता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो अब यार ये ग्रांट और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते क्या हैं, तो देखो यार, ग्रांट वो पैसा होता है जिसको आपको लौटाना नहीं पड़ता, ना तो इसके ऊपर कोई इक्विटी देनी पड़ती है, जो कि काफ़ी बेस्ट होता है। दूसरा आ जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब देखिए यार, ये वो टर्म है, अब जब एक नई स्टार्टअप होती है, नई कंपनी होती है, उसका मार्केट के अंदर कोई पहचान तो होती नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन निकालना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये इंक्यूबेटर्स और जनरली कोई भी VC क्या करता है कि इनको कन्वर्टेबल नोट के ऊपर डेप्ट दे देता है, डेप्ट यानी कर्जा दे देता है। तो इनका सिंपल फंडा होता है कि अगर कल को मान के कोई बड़ा VC या बड़ा एंजल इन्वेस्टर इनका कंपनीज के अंदर आके इन्वेस्ट करता है, तो उस टाइम की जो वैल्यूएशन बनेगी कंपनी की, उसी हिसाब से ये रिकैलकुलेट करके जो आपको डेप्ट दिया था, कन्वर्टेबल डेप्ट था, उसको कन्वर्ट कर देगी वो इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर और आपसे उतनी इक्विटी ले लेगी। तो ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के पास जाएंगे और मांगे कि भैया हमें डिबेंचर्स दे दो ना, कोई भी नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट MVP यानी कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर इक्का दुक्का कस्टमर हो तो भी चल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। अब देखो यार, एक सिनेरियो पकड़ के चलते, जब आप इनके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, अब आपने अप्लाई कर दिया है चारों के अंदर, यानी कि निधि IS, निधि प्रयास, SISF और टाइड, इन सब में अप्लाई कर दिया है और आपको अप्रूवल भी मिल गया इन सारे फंड से। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपको फंड्स दे ही देंगे ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको निधि प्रयास एंड SISF फंड मिल जाते हैं, अप्रूवल हो जाता है, तो आपके पास पहला टेन्योर जो चलेगा वो मिलेगा SISF का या फिर निधि प्रयास का। इनमें से कोई आप एक ही चूज कर सकते हैं। आपने निधि प्रयास चूज कर लिया, अब जब उसकी किस्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो आपको एक ही साथ में 10 लाख रुपए दे देंगे या फिर 6 लाख रुपए दे देंगे ना,
वो इंस्टॉलमेंट्स बांधेंगे और वो देखते रहेंगे कि आप प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं, यहाँ पे पैसा उड़ा रहे हैं। एंड काफ़ी सारी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं कि आप कोई एसेट नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ प्रोटोटाइपिंग ही कर सकते हैं। बहुत सारी फंडे हैं, आप इनसे जाके डिस्कस करोगे पता चल जाएगा। तो यार एक और चीज़ का आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो SISF का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो ये है कि आपको कोई भी पैसा 10 लाख से ऊपर नहीं मिला होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट के तौर के ऊपर। यानी कि अगर आप मान लीजिए निधि प्रयास के अंदर अप्लाई कर देते हो और आपको निधि प्रयास के ऊपर 11 लाख रुपए तक मिल जाते हैं तो आप SISF से पैसा नहीं उठा सकते। तो कोशिश ये करना कि निधि प्रयास के अंदर आप कम पैसा उठाओ एंड बाकियों के अंदर भी ये सेम है, बाकी जितने भी फंड्स हैं उनके अंदर कम पैसा उठाओ, बाकी में SISF के अंदर ज़्यादा पैसा उठा लो। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है इसके अंदर अगर आपको उस 10 लाख का पूल अचीव नहीं करना है, क्योंकि SISF को अपना आखिरी गोल मान के चलना। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन को थोड़ी सी अच्छी भी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जानना हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।